ये तो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर यस मैम। स्टॉक ट्रांसक्रिप्शन अच्छा पूरे अच्छा देखो, हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन बाकी है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और एमसीक्यूज है वो कर लेते हैं, और टाइम बचेगा तो फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का जो है छोटा होता है वो वाला टॉपिक, वो वाला स्टार्ट करेंगे, वो भी फाइनल अकाउंट्स का ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया, मतलब नॉर्मल ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट दिया है तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, इस तरीके का नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टर बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब प्रोप्राइटर का नाम है बिरला, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बिजनेस है, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। तो इनका ट्रेडिंग पीएल से ये दिख रहा है टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, तो इसीलिए देखो परचेज नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज किधर होता है, डेबिट साइड में होता है, वो तो आइटम प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर होता है, क्लोजिंग स्टॉक से वो माइनस होता है, तो हमें क्या मिलता है, सीओजीएस, सीओजीएस डेबिट आइटम होता है, ये जब डायरेक्ट इधर दिया हुआ है इसीलिए ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सीओजीएस का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, सीओजीएस का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 45 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो ये सी डी ई ये सब क्या दिया हुआ है, जैसे बचपन में तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, ये सब मतलब डी ई सी का वैल्यू निकाल के बताना है। रेंट दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर डी दिया हुआ है, क्यों देखो, क्योंकि यहाँ डी था, यही तो इधर ब्रॉट डाउन होगा, तो इसका नाम भी क्या दे दिया है, डी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर मिसलेनियस इनकम दिया है, यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन टू मैनेजर क्या दिया हुआ है, देखो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, फिर नेट प्रॉफिट निकालना है, जी निकालना है। अच्छा, इसमें से बोलो तो कौन सा तुम लोग अभी बता दोगे आंसर क्या होगा, इसमें से बिना कैलकुलेट किए अभी बता दोगे कौन सा आंसर होगा, बोलो। वो तो देख, सिर्फ देख के बताना है, थोड़ा सा दिमाग चलो, बोलो बिना कैलकुलेट किए तुरंत बता दोगे, बोलो कौन सा बता सकते हो, क्या क्या दिया हुआ है देखो ना, क्या बताना होगा, ए बी सी डी ई जी, ठीक है, तो बोलो क्या बता सकते हो इसमें से। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बताओगे, क्योंकि उसके मैम लिए जी। तो, हाँ बोलो। जी 60 लाख। यस, जी 60 लाख, यही ना बताओगे, और क्या बताओगे, इधर 60 लाख है, इधर क्या हो जाएगा, 60 लाख भी होगा, ये तो मैंने ऐसे ही पूछा, ये क्वेश्चन का पार्ट भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये आंसर जी देना है, बट इसका कैलकुलेशंस तो कुछ है नहीं, ये ऐसे ही दे रखा है, ये देखो बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, इसको थोड़ी ना ढूंढना है, ठीक है, ये तो 60 लाख इधर आएगा, वही हम पूछ रहे हैं, जस्ट देख के बताओ क्या होगा। अच्छा, अब देखो कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, ये कौन सा वाला कमीशन है, ये वाला कमीशन बोल रहा है कैसे चार्ज होगा, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस 1% ऑफ टोटल सेल, तो मुझे टोटल सेल पता करना पड़ेगा, तब हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर पाएंगे, हमें कैलकुलेट करने बोला है मिसिंग फिगर्स, बस इतना सा ही इंफॉर्मेशन है, सारे मिसिंग फिगर्स तुम लोग को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अकाउंट है ना, इसको रीड्राफ्ट कर लो अपने कॉपी में, ठीक है, और ये जो मिसिंग फिगर्स है इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, मिसिंग फिगर्स में एबीसीडी लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग वहां पर अलग कलर से फिलअप कर देना समझने के लिए कि वो तुम लोग फाइंड आउट किए, अगर है तो दूसरा पेन, नहीं तो ठीक है ऐसे ही लिख दो। गुड मॉर्निंग दीक्षिता। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, ठीक है, चलो सबसे पहले रीड्राफ्ट करो, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, लिख लो मेरे साथ साथ, लिख लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of March
2022 था ना शायद। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल दोनों एक साथ, यहाँ पर सबसे पहले टू सीओजीएस था, लिखो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो कितना दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी ये वाला 45 लाख। फिर बाई सेल्स 2 GP, ये सब ब्लैंक है, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ये CD, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग चाहो तो D लिख लो अपने समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर साइड में D लिखो, यहाँ फिलअप कर दो, ठीक है। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर बाई सेल्स, बाई सेल्स बोल के यहाँ पर लिखो C, ठीक है। फिर इधर फिलअप कर दोगे, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद E दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आंसर E का आना चाहिए, यहाँ भी E टोटल। अच्छा अब ब्रॉट डाउन होगा, क्या ब्रॉट डाउन होगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, यहाँ पर D लिखो, D ही ब्रॉट डाउन होगा टू, क्या क्या है देखते हैं। रेंट है 26 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख, लिखो रेंट है 26 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख। फिर टू सेलिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, टू सेलिंग एक्सपेंसेस B लिख लो, B फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा टू कमीशन टू मैनेजर, टू कमीशन टू मैनेजर, ठीक है। ये दिया हुआ है, नहीं हाँ दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है। ये दिया हुआ है 2 लाख, और ये कैसे पे हुआ है वो बताए, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये लास्ट दिन मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पर बाई मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम E, ये वाला E होगा, ठीक है। अच्छा नेट प्रॉफिट A, यहाँ A दिया हुआ है। अच्छा और लास्ट में इधर 60 लाख है इसका टोटल। अच्छा इधर दिया हुआ नहीं था, चलो मैंने लिख दिया, ये तो हम लोग कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को G दे दिया था, ठीक है। तो G का आंसर हमें पता है 60 लाख होगा। चलो हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, मेरे पास अवेलेबिलिटी, अगर तुम लोग के पास दूसरा कलर है तो लिख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। G लिख लो, पता चल जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है, ठीक है। ये हो गया 60 लाख। अच्छा अब हम लोग को ये सब डेटा फाइंड आउट करना है, और हमें हिंट्स जो दिया हुआ है, मतलब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कमीशन जो है वो चार्ज करना होता है एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा अब ये कौन से कमीशन का बात हो रहा है, ये वाला 10% चार्ज करना है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इससे हम लोग कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। और सेलिंग एक्सपेंसेस 1% ऑफ टोटल सेल, लेकिन टोटल सेल हम लोग के पास नहीं है। लेकिन कमीशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, कमीशन कैसे दिया जाएगा, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो पहले ये वाला समझते हैं पॉइंट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कमीशन कैसे बोला है, कमीशन का रेट कैसे दिया, कमीशन का पहले रेट लिखते हैं एट द रेट ऑफ 10%, कैसे पे करना है वो तो हम लोग देखेंगे। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है, बोलो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, ठीक है, 10/100। अच्छा अब कमीशन देना कैसे है वो हमें यहाँ पर बताया है, देखो कमीशन कैसे देना है, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो ये 10 और 100 में मुझे एक चीज बताओ, कमीशन कितना होगा। अगर कोई हमें सिर्फ रेट से चीजों को आइडेंटिफाई करना है तो कमीशन कितना होगा, और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा, तुम लोग सोचो। गुड आफ्टरनून सुपंश। गुड आफ्टरनून।
नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब ये बिफोर चार्जिंग कमीशन मैंने अपने मन से नहीं लिखा, देखो यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, देखो नेट प्रॉफिट कमीशन कैसे दिया जाएगा, मैम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। मैम अगर 100 हमारा नेट प्रॉफिट है तो 10 मतलब 10% हमारा तो वो कमीशन हो गया। तो अगर बिफोर मतलब एनपी बिफोर चार्जिंग कमीशन मैम शायद 100 ही होगा, क्योंकि तब तक तो चार्ज हुआ नहीं था। सही है। देखो यहाँ पर कमीशन कितना होगा, ये 10/100, ठीक है, तो आउट ऑफ 100 तो मुझे 10 कमीशन देना है, तो अगर मेरा कमीशन 10 हो रहा है, इसको देख के हम जज कर रहे हैं, तो ये 100 क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, ये 100 है, ठीक है। अब मेरे पास एक अमाउंट अवेलेबल है, यहाँ पर देखो कमीशन, सॉरी बार बार ये वाला ओपन करते रहे, कमीशन कितना दिया हुआ है, तुम लोग अपने कॉपी में देखो लिखे होंगे कितना, 2 लाख। ये कौन सा कमीशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो 2 लाख अगर मेरा कमीशन है तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं 2 लाख इस तरीके से। तो अगर 10 कमीशन होता है तब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 100 होता है, तो अगर 2 लाख मेरा कमीशन है तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना हो, ये यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके बताओ कितना हो, ठीक है, बोलो तुम लोग कितना होगा। 20 लाख, ठीक है। ये देखो यूनिटरी मेथड करते हो ना तुम लोग, वैसे ही कर दो, ये देखो अगर 10 हुआ तो 100, ठीक है, 1 होगा तो कम होता है हमेशा, 100/10, ठीक है। सब कोई अलग अलग करते हैं, कोई कोई क्रॉस ऐसे करके भी करता है, हम तो ऐसे करते हैं, मुझे ये वाला आदत है, इंटू 2 लाख, ठीक है। तो तुम लोग पहले से अगर सीखे हुए हो कोई बात नहीं, उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 लाख, है ना। ये देखो 2 जीरो इधर और इधर से 1 जीरो कट गया, मतलब 5 और एक 6 जीरो, 3 4, हाँ 20 लाख हो गया। अब ये हमें क्या पता चल गया, 20 लाख क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, क्योंकि कमीशन तो यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये देखो कमीशन यहाँ चार्ज कर दिए, तो इसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा वो तो कमीशन का खर्चा लेस होने के बाद ही निकलेगा। तो मुझे बोलो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन फिर कितना है, हाँ ये 20 था, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 20 लाख माइनस 2 लाख, 18 लाख, ठीक है। तो तुम लोग वहां पर जो नेट प्रॉफिट का डेटा है वहां पर तुम लोग लिख सकते हो आंसर 18 लाख, ठीक है। एक आंसर मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, 18 लाख, यहाँ पर हो गया 18 लाख। अच्छा अब कौन सा निकाल सकते हो बताओ, सेलिंग एक्सपेंस, देखो इधर का टोटल 60 है, ये वाला बाकी है, इसको बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लो, ये बैलेंसिंग करके नहीं निकलेगा, इधर 60 लाख है, ये सबका टोटल 60 लाख होगा, तो यहाँ आपका फिगर क्या होगा, कैसे निकालोगे, नॉर्मल कैलकुलेशन, ये सब टोटल, ये एक्स मान लो, ये सब टोटल करोगे तो 60 लाख होना चाहिए, तो 60 से ये सबका टोटल माइनस कर दो, अगर वर्किंग नोट बनाना चाहते हो तो उसका भी बन जाएगा, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कितना बोलो, 1 लाख, 1 लाख, शायद टोटल गलत कर रहे हो, देखो 26 लाख है, उसके बाद कितना है 13 लाख रेंट, और उसके बाद क्या था, हाँ रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, और उसके बाद ये मान लेते क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस, देखो हम लाइन बाय लाइन ही लिख दिए, जैसे तुम लोग के वहां पर लाइन बाय लाइन लिखा ना उसी हिसाब से, और 2 लाख कमीशन वाला ये सब, और उसके साथ प्रॉफिट, ठीक है, ये सब टोटल करने से कितना आना चाहिए 60 लाख, यही तो दिया हुआ है ना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो ये कितना हुआ टोटल 60 लाख, और इधर का बता दो कितना होगा, 18 और 2 20, 20 20 40, 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 59 लाख, 40 और 10 50, 6 या 3 59, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आया 1 लाख, ठीक है। तो अब 1 लाख लिख दो वहां पर, 1 लाख लिख दो,
सेलिंग एक्सपेंसेस का डेटा भी मिल गया, ये तो आसानी से मिला, इसमें तो कुछ हमें ज्यादा मतलब कुछ अकाउंट्स का दिमाग नहीं लगाना पड़ा, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मिसिंग फिगर है वैसे डायरेक्टली निकल गया 1 लाख। ठीक है, तो लिखो इधर 1 लाख। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या निकाल सकते हो बोलो, अगर ये 1 लाख आ गया, नेक्स्ट क्या निकाल सकते हो, हम एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ, सेल्स निकाल सकते, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस बोला था 1% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस बोला था 1% ऑफ टोटल सेल्स, ये क्वेश्चन में बोला है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 1% ऑफ क्या है, टोटल सेल्स। ठीक है, ये मुझे स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस तो निकल गया, कितना निकला, 1 लाख। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल सेल, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, टोटल सेल इंटू 1% इक्वल 1 लाख। यही तो बात हुआ ना कि टोटल सेल का 1% सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो टोटल सेल इंटू 1% इक्वल टू 1 लाख, तो वहां से टोटल सेल्स निकालो, कैसे निकालोगे बोलो, कितना हो, बोलो। ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेटर में देखो कितना आएगा, 1 लाख बाई 1%, परसेंट लिखना है, परसेंट नहीं लिखोगे तो फिर गलत आंसर आएगा। ठीक है, 1 लाख बाई 1% कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 70 होगा, है ना, 1 करोड़। 1 करोड़ हो जाएगा, टोटल सेल मिल गया। अब लिखो टोटल सेल के जगह 1 करोड़ लिख लो, टोटल सेल के जगह 1 करोड़, मतलब इधर लिखो। अच्छा, इधर अगर 1 करोड़ हुआ तो ये इसके बाद कौन सा लिखोगे, ई भी 1 करोड़ हो, टोटल ई पॉइंट भी 1 करोड़ होगा। अगर ये 1 करोड़ हुआ तो इधर से जीपी कितना आएगा, माइनस करके देखो, ये भी ई भी 1 करोड़ होगा, दोनों साइड तो 1 करोड़ ही है। अच्छा, 1 करोड़ माइनस 45 कितना होगा, 55 लाख, तो 55 लाख जीपी आ जाएगा। फिर इस जीपी को करोगे इधर ब्रॉड डाउन, और मिसलेनियस इनकम को बैलेंस करके निकाल दोगे, 55 और 60 का गैप कितना आएगा, 5 लाख हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम लोग देखो, ये लगभग चैप्टर खत्म ही हो गया, लेकिन यहाँ कुछ एमसीक्यूज है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स था कुछ, और कुछ हम लोग का और एमसीक्यूज में ऑप्शन चूज करना है। जैसे पहला ये वाला बताओ, बोल रहे द इनकम स्टेटमेंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू। ट्रू। इनकम स्टेटमेंट का मतलब, हाँ ट्रू, पीएल होता है, पीएल में क्या दिखता है, पूरे साल का या तो प्रॉफिट या तो लॉस दिखता है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इतना टाइम दिया था थ्योरी पढ़ने में, ठीक है, इस चैप्टर का, उसी से ही सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बोल रहा है गेन्स फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। अच्छा, यहाँ पर ट्रू जो है ये मुझे भी लग रहा था ट्रू, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तुम लोग यहाँ पर देखो, सिर्फ रेवेन्यू बोला है। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है ऐसा नहीं बोला। रेवेन्यू और रेवेन्यू नेचर में फर्क होता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब डे टू डे का इनकम, और सिर्फ रेवेन्यू का मतलब इनकम। ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम होता है। तो बोल रहे देखो, गेन हुआ है, हम लोगों ने क्या बेचा है, या तो एसेट बेचा है या फिर एसेट को एक्सचेंज किया है। बोल रहे आर नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस का रेवेन्यू नहीं होगा। ये सिर्फ इस लैंग्वेज की वजह से ना ये वाला फॉल्स है, ये बिजनेस का इनकम होता है। कैसे, देखो तुम लोग पीएल में लिखते हो ना, बाय टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हम लोग लिखते हैं। तो बोल रहा है कि इनकम है, ऑब्वियसली इनकम है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। क्या नहीं है, ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो फिर क्या है ये,
इसका नेचर क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, जो एक बार ही होगा, जिससे इनकम एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। ये एसेट बेचेंगे अगर मान लो पुराना हो जाता है तो फिर इससे एक ही बार इनकम होगा ना। लेकिन हम जो सर्विस देते हैं, पढ़ाते हैं, उसका तो मेरा डे टू डे का है, ठीक है। अब डे टू डे हो, मंथली हो, जैसा भी हो, ठीक है। जिनको सैलरी मिलता है उनका मंथली है, वेजेस जिनको मिलता है उनका डे टू डे है। तो सिर्फ इस लैंग्वेज की वजह से ये वाला आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। द सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस, ठीक है। बोल रहा है सैलरी पेड इन एडवांस एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट और नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज। बताओ फिर, ठीक है कि मतलब ट्रू है कि फॉल्स? सोचो, सोच के बताओ, सोचो ना। सैलरी पेड एडवांस होने से क्या होता है, क्या जनरेट होता है, खुद सोचो, फिर देखो जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं। अच्छा, मुझे एक आंसर आ रहा है फॉल्स। चलो और बताओ, बाकी लोग क्या लग रहा है? True. ट्रू। अच्छा, दो तरीके का आंसर मुझे मिल गया, मैम ठीक है। चलो, फॉल्स। फॉल्स। अच्छा, फॉल्स पे और भी ज्यादा, ठीक है। चलो, और कोई बोलोगे? ट्रू। बाय द वे ट्रू ही ठीक है। चलो अब देखो क्यों होगा। सैलरी अगर एडवांस में पे कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ तो, सैलरी अगर एडवांस में पे कर रहे हैं तो वो होता क्या है हमारे लिए? एसेट, ठीक है। सैलरी अगर एडवांस में पे करोगे तो हमारे लिए क्या होगा? एसेट होगा। अब यहाँ पर बोला क्या है, देखो, इज नॉट एन एक्सपेंस। ये ठीक है, ये बात सही है, ये एक्सपेंस नहीं है। ये मेरा क्या जनरेट करेगा? एसेट। वो भी कौन सा वाला? करेंट एसेट। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया, ये एक्सपेंस क्यों नहीं है? बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट, ठीक है। बोल रहा है ये एसेट को रिड्यूस नहीं करता। ऑब्वियसली ये एसेट को रिड्यूस नहीं करता, ये एसेट को क्या करता है? बढ़ाता है। प्रीपेड करने से, एडवांस का मतलब प्रीपेड नहीं हुआ, तो प्रीपेड करने से एसेट रिड्यूस नहीं होगा। एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बोला है नाइदर रिड्यूस एसेट, तो सही बोला है ना। और नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटी, तो इंक्रीज नहीं होता है, क्या होता है? एसेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इसीलिए ये सब एंट्री हम लोगों ने एक बार करके देखा था, क्योंकि ये तुम लोग करते हो पहले 11 में, लेकिन वो क्या है ना, भूल जाते हो इसीलिए। समझ में आया क्यों ट्रू होगा? गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. अच्छा, चलो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। देखो तो ये क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। तो थोड़ा हमें ध्यान से देखना है, हो जाएगा। बोल रहे ए लॉस इज एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। बोल रहा है लॉस एक ऐसा एक्सपेंडिचर है विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। कंसर्न मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, जो भी बोलो, ठीक है। बोल रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं देगा। बोलो सही क्या लग रहा है तुम लोग को? ट्रू फॉल्स? ठीक है, गलत होगा होगा, बोलो क्या लग रहा है? बोलो। True. ट्रू। ट्रू। अच्छा, ट्रू। अच्छा, मुझे मैक्सिमम ऑनलाइन वाले ट्रू ही बोल रहे हैं, तुम लोग बोलो। हम्म, चलो ट्रू, ट्रू लिखा हुआ है। सबको ट्रू लग रहा है, किसी को फॉल्स लग रहा है क्या? ट्रू ही होगा। देखो, लॉस क्या है? एक्सपेंडिचर। ये अच्छा पहले बोलो तो, एक्सपेंडिचर का मतलब शायद ये नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? क्या जो एक्सपेंस है वही एक्सपेंडिचर है? क्या लगता है? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जो एक्सपेंडिचर है वही एक्सपेंस है, लेकिन मैम एक छोटा सा। हाँ बोलो। एक्सपेंडिचर मतलब कुछ मतलब हम लोग शायद कोई मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई खर्चा कर रहे हैं, या मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। तो उस सोच में हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब कुछ पाने के लिए खर्चा करे, उसको बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर। হ্যাঁ এরকম নয় ঠিক ব্যাপারটা। देखो ठीक है, बट ठीक है, एग्जैक्ट एरकम ना। एक्सपेंडिचर का मतलब है, अब जब हम लोग कुछ, जैसे मान लो हम लोगों का एक कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मान लो हम लोगों का जो है क्या बोलोगे, मान लो
लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए जब हम लोग खरीद रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। अब जितना रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर लैपटॉप बनाने के लिए, वो हो गया मेरा क्या, एक्सपेंस। जब हम लोग कोई एसेट कोई भी चीज को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जितना भी खर्चा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। जैसे मान लो घर पे तुम लोगों ने मान लो 5 किलो आटा खरीद लिया, ठीक है, वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। लेकिन 5 किलो आटा एक दिन नहीं लगता है, एक दिन में सपोज नहीं लगता है, अगर किसी के घर पे लगता है लग भी सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मान लो जितना रोज थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर रहे हो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंस। और जो पूरा खर्चा करके लेके आए वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ए लॉस इज एन एक्सपेंडिचर, तो लॉस जो है वो एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है, विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। तो बात तो सही है, देखो लॉस हमारा क्या है, ये एक तरीके का हमारा तो एक्सपेंडिचर ही है। जैसे हम लोग एसेट लेके आते हैं वैसे हो सकता है हम लोगों ने लॉस इनकर कर लिया बिजनेस में, ठीक है, तो वही बोल रहा है एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये कंसर्न को कोई बेनिफिट नहीं देता है। तो बात तो सही ट्रू है, ठीक है। अच्छा अब फिफ्थ देखो, all liabilities which becomes due for payment within the year are classified as long term liabilities, long term liabilities। Then false. ये सही है, फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि जो एक साल के अंदर पे करना है उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या फिर करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर का हो गया। सिक्स्थ नंबर, द टर्म करेंट एसेट इज यूज्ड टू designate cash and other asset or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within 1 year। अब खुद से एक बार पढ़ के देख लो सही है कि गलत। Then true. True. ये तो करेंट एसेट का डेफिनेशन ही दे दिया है। करेंट एसेट का मतलब क्या है, कैश या फिर ऐसा एसेट या ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिससे हमें एक साल के अंदर पैसा मिल जाएगा, लाइक डेटर, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, और क्या हो सकता है, कुछ भी प्रीपेड, ठीक है, इस तरीके का चीज, या फिर ऐसा कुछ जो हम लोग कंज्यूम का मतलब स्टॉक का बात हो रहा है, ठीक है, मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक में है, रॉ मेटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, जिसे हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, या फिर कुछ बेचेंगे तो फिनिश गुड्स होगा, ठीक है, कंज्यूम करने का मतलब रॉ मेटेरियल का स्टॉक होगा, और रियलाइज्ड का मतलब बेच देंगे, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। अब देखो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एन एसेट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग कोई एसेट लेते हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। व्हेन इट इज एक्वायर्ड, मतलब जब एसेट एक्वायर किया जाता है एक्सपेंडिचर बढ़ता है, अभी भी बताया था दोनों, बात सही है यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखो, एंड टू एंड एक्सपेंस, और इसके साथ साथ एक्सपेंस को ही बढ़ाता है व्हेन इट इज कंज्यूम। अब अभी तो यही वाला बताया ना तुम लोग को, देखो यहाँ पर तुम लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस का, ठीक है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस का डेफिनेशन यही होता है, जब खरीदते हैं एसेट को तो वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। और जैसे उसका डिप्रिशिएशन, मान लो एसेट का बात हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कोई फर्नीचर खरीदा तो वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। अब फर्नीचर पे जो डिप्रिशिएशन लगा रहे हैं पर ईयर, वो मेरा क्या हो गया, तभी तो वो पीएल में जाता है, ठीक है। अच्छा एट्थ नंबर देखो क्या बोला है, if the balance of an account on the debit side of a trial balance, तो ये रहा एक ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसका एक डेबिट होता है एक क्रेडिट साइड होता है। बोल रहा है यहाँ तो सब अकाउंट्स का बैलेंस ही तो रहता है, कोई भी अकाउंट्स, लाइक यहाँ पर डेटर लिख लो, ठीक है, तो ये डेटर डेबिट बैलेंस में आएगा। तो डेटर का जो बैलेंस दिख रहा है वो तो अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस ही तो दिख रहा है। डेटर का जो लेजर बना था उसमें सब डेटा लिखने के बाद, जैसे तुम लोग का आया होगा बाई बैलेंस सीडी, तभी तो तुम लोग इधर लिखोगे डेटर को यहाँ पर एसेट में, ठीक है, मतलब डेबिट साइड में। वही बोल रहा है, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वेयर द बेनिफिट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, ठीक है, देन इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। बोल रहा है इससे जो बेनिफिट मिलना था वो अगर ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो गया है तो उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलेंगे। बोलो, वही एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड बात हो गया। एसेट है तो एक्सपेंडिचर करके ही तो उसे एक्वायर किया होगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं उसका बेनिफिट अगर पूरा खत्म हो गया तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। सही है कि गलत, सही है, वही वाला बात हुआ ना। जैसे देखो 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन लगते लगते अब उसका वैल्यू क्या हो गया, बेनिफिट पूरा ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, अब उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो सारा डिप्रिसिएशन में तो वो एक्सपेंस बोल के चला गया। जैसे मान लो अगर 100 रुपए का एसेट था, 10 डिप्रिसिएशन 90, फिर मान लो उस पर डिप्रिसिएशन 10 लगा 80, ऐसे करते करते जीरो नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर सारे बेनिफिट्स पहले 10 रुपए का फिर 10 रुपए का जितना भी बेनिफिट्स लेना है वो सब एक्सपायर्ड हो जाने का मतलब वो पूरा एक्सपेंडिचर किस में ट्रांसफर हो गया, एक्सपेंस में, खत्म हो गया यूज करके।
तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सेल्स लेस, मतलब ये माइनस का बात हो रहा है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो सही है कि नहीं? ट्रू। ट्रू। ठीक है, ये तो ट्रू होगा, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाला बात है ही नहीं, सेल्स माइनस COGS हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स इट्स क्रेडिट साइड, डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बोल रहा है, बोलो बोलो बोलो। फॉल्स। फॉल्स। क्या आएगा, लॉस आएगा। डेबिट ज्यादा, डेबिट साइड तो खर्चा दिखाते हैं ना, सोच के देखो, इधर ज्यादा आता है तभी तो इधर लिखते हो जीपी, इधर का बैलेंस इधर आता है ऑलवेज। जब बैलेंस आता है डेबिट साइड आता है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड जब आता है तो वो डेबिट बैलेंस है, इधर ज्यादा होगा तो तभी ना इधर बैलेंस आएगा, तो फिर वो लॉस हो गया। अच्छा तो ये हम लोग का फॉल्स हो गया। चलो 11th नंबर वाला बताओ, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, बोलो ये तुम लोग एंट्री सोचोगे तो खुद ही बता पाओगे, पीबीडीडी का जो एंट्री मैंने सिखाया, बोलो। मैम ट्रू। ट्रू। अच्छा एंट्री बताओ मुझे, प्रोविजंस का चार्ज करने का डेटर के साथ वैसे तो प्रोविजंस बनाते हो तो पीएल टू पीबीडीडी करते हो, जब उस पीबीडीडी का यूज करते हो तो किस वजह से यूज करते हो, पीबीडीडी कब यूज करते हो, बैड डेट अगर होता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, तब एंट्री क्या डालोगे, बोलो। बैड डेट टू डेटर बैड डेट टू डेटर, हाँ प्रोविजंस फॉर बैड डेट टू प्रोविजंस फॉर बैड डेट टू बैड डेट, हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो देखो सबसे पहले अगर बैड डेट हुआ तो एंट्री ऐसे होगा, पहले सेल का एंट्री डेटर टू सेल, अगर बैड डेट हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट टू डेटर। ठीक है, फिर इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं पीएल टू बैड डेट। एक तो ये कंसेप्ट होता है जहां पर हम लोग प्रोविजंस का यूज नहीं किए, देखो बैड डेट को सीधा डेटर में चार्ज कर दिए फिर उसको पीएल में ट्रांसफर। दूसरा एक होता है अगर हम लोग पीबीडीडी बना रखे तो हम लोग का पहले डेटर टू सेल था, ठीक है, फिर हम लोगों ने पीबीडीडी बनाया, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पीएल टू पीबीडीडी, ये हम लोगों ने बनाया, क्रेडिट सेल किया, फिर हमें पता चला हमारा बैड डेट हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अब क्या यूज करोगे, बोलो, बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, बैड डेट टू डेटर ये, अब ये जो पीएल में चार्ज कर रहे हैं ना, ये देखो बैड डेट को डायरेक्ट पीएल में चार्ज कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने एक अकाउंट बना रखा है, ये इसीलिए बनाया जब बैड डेट होगा इसका यूज करेंगे, तो पीएल टू बैड डेट हुआ था, इसके जगह क्या होगा, अब बोलो, पीबीडीडी टू बैड डेट ऐसे होगा, ठीक है, पीबीडीडी टू बैड डेट ऐसे होगा, फिर बैड डेट इधर क्लोज होगा। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रोविजंस फॉर बैड डेट ये डेबिट होगा सन्ड्री डेटर अकाउंट में, मतलब एंट्री ऐसे बोल रहा है पीबीडीडी टू, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट और डेट सॉरी सन्ड्री डेटर डेबिट टू बैड डेट, ये बोल रहा है ना, देखो इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, मतलब सन्ड्री डेटर डेबिट टू पीबीडीडी, क्या ऐसा कोई एंट्री होगा, नहीं, ये वाला एंट्री पीएल डेबिट टू बैड डेट होगा, सॉरी पीएल डेबिट टू पीबीडीडी होगा, मतलब ये पीबीडीडी क्रिएट का एंट्री बोल रहा है प्रोविजंस फॉर बैड डेट। वैसे भी एक चीज सोचो, अगर मेरा बैड डेट होगा किसी भी एंगल से, क्या डेटर मेरा डेबिट होगा, चाहे क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन ये तो समझो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को अगर हम डेबिट करेंगे सन्ड्री डेटर में, क्या हम सन्ड्री डेटर को डेबिट कर सकते, कभी मेरा बैड डेट होगा, कोई भी टेक्निक यूज क्यों ना करो, ठीक है, अगर डेटर को डेबिट करने का मतलब क्या है, बोलो, डेटर को डेबिट करने का मतलब क्या है, डेटर बढ़ रहा है, तो अगर बैड डेट हो रहा है तो क्या डेटर बढ़ेगा, कम होगा, तो सन्ड्री डेटर तो किसी भी एंगल से डेबिट हो ही नहीं सकता है, तो ये आंसर हम लोग का क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, ट्रू नहीं होगा। और ये बोला क्या है क्वेश्चन की प्रोविजन फॉर बैड डेट जब बनाएंगे तो फिर हम लोग पीएल को डेबिट करेंगे ना, इस डेबिटेड तो क्या होना चाहिए, पीएल है, तब ठीक है, तब ठीक है, पीएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बोला है, ठीक है, इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विथ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब हम बता देते तो फिर तुम लोग आंसर दे पाओगे, इसका मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल नेचर है ना, वही कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, कैसे,
जैसे देखो वहां गड्ढा है ना, तो सबको क्या लगता है, गिर जाएंगे, ठीक है, मतलब बुरा ही लगता है, ठीक है, मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है, हम तो उधर से आते ही नहीं, पीछे से आते, ठीक है, जो भी हो। तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि कुछ नहीं होगा चले जाएंगे, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगेगा कि गिर जाएंगे, तो ठीक है, तो हमें बुरा पहले समझ में आता है, अच्छा नहीं समझ में आता है, तो दैट इज द कंजर्वेटिज्म अप्रोच। और इसी बेसिस पे हम लोग अपना सारा एज भी वैसा ही बना रखे, जैसे एज का कुछ रूल्स ऐसा भी है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस को रिकॉर्ड करो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दैट इज द कंजर्वेटिज्म अप्रोच। अब बताओ इसका आंसर क्या है? मैम ट्रू होगा। ट्रू होगा, अच्छा बोलो, ट्रू, सबको क्या लग रहा है, ट्रू होगा? सही है, ट्रू होगा। देखो क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देगा, वो तो क्रेडिटर पे डिपेंड कर रहा है, अब देगा नहीं देगा, मुझे देने से अच्छा है कि नहीं, अच्छा है, लेकिन अच्छे का प्रोविजन करना हमारे लिए अलाउड है, नहीं अलाउड है, ठीक है, बुरा जितना सोच लो अच्छा मत सोचो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ओपन इज नॉट प्रोवाइडेड, ये हम लोग कभी कभी नहीं यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं इसका प्रोविजन। जैसे देखो प्रोविजन फॉर डेटर, ये सबको ही बना रखेगा, मतलब सबको डाउट है कि मुझे मेरे डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देगा, इसका एस्टिमेशन हम लोग हमेशा नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि कंजर्वेटिज्म, क्योंकि डिस्काउंट मिलना तो अच्छा बात है, डिस्काउंट देने से तो लॉस है, ठीक है, लॉस हो सकता है या फिर बैड डेट हो सकता है, हो या ना हो ऐसा हम लोग सोच लेंगे, लेकिन डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है, तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोल रहे हैं नहीं, बेनिफिट को पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, रिसीव हो गया तो रिकॉर्ड करो। Bad debt written off as bad, it recovered subsequently are credited to debtor account. बोलो बैड डेप्ट को राइट ऑफ कर दिए थे, बैड है, बोलो फॉल्स, अच्छा False. फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स बोलो, बाकी बाकी लोगों को क्या लगता है? False. फॉल्स, सही है, फॉल्स होगा, बैड डेप्ट को राइट ऑफ कर दिए थे बैड बोल के, फिर उसके बाद वो रिकवर हुआ, तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू बैड डेप्ट, है ना, बैंक टू बैड डेप्ट रिकवरी, ठीक है, और उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर करते हो, बैड डेप्ट रिकवरी टू पीएल, तभी तो लिखते हो बाई बैड डेप्ट रिकवरी, तो यहाँ बोला है क्रेडिटेड टू डेटर, क्या डेटर आता है इसमें? क्योंकि जब सेल किए थे तो डेटर टू सेल, और जब बैड डेप्ट किए थे तब एंट्री हुआ था बैड डेप्ट टू डेटर, तो डेटर तो अकाउंट से हट ही गया था, बचा क्या था, बैड डेप्ट टू सेल, ऐसा सेल जिससे मेरा बैड डेप्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, पीएल टू बैड डेप्ट हो गया था, अब जब रिकवरी हुआ तब ये एंट्री चल रहा है, ऐसे चलेगा, ऐसे सर्कल चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला फॉल्स है, डेटर कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, बिकॉज डेटर पहले क्रेडिट होके खत्म हो गया था जब हम लोगों ने बैड डेप्ट बोल के एंट्री। अच्छा 14th नंबर का बताओ, द एडजस्टमेंट एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान दे दो, इज डेबिटेड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट एंड क्रेडिटेड इनकम अकाउंट, मतलब बेसिकली इसका एंट्री पूछ रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का जो एंट्री है वो उसी को यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, तो तुम लोग बोलो सही है कि गलत? Ma'am true. ट्रू, अच्छा और बोलो, बोलो फॉल्स, मैम देखो मैंने तो फॉल्स। फॉल्स, मैंने सभी को एंट्री लिखवाया था जिन्होंने मेरा वो क्लास अटेंड किया हुआ है, ठीक है, जिनका बीच से है अटेंड नहीं हुआ है उनको छोड़ते, लेकिन जिन्होंने अटेंड किया था मुझे सबका याद है कौन कौन अटेंड किया था, तो एक बार कॉपी में देखो एंट्री तो लिखा हुआ हो, बोलो क्या एंट्री होगा, क्या क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था बताओ, मतलब कॉपी देखते ही मैम नहीं अगर हो कोई इनकम पहले मिल रहा है एडवांस में तो वो तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा ना, तो वो डेबिट हो ही नहीं सकता, वो तो क्रेडिट में आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ सही बोल रहे हो। बोलो एंट्री क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, आंसर क्या होगा, फॉल्स। मैम इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। है ठीक, इनकम क्या होगा, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, माने जो इनकमটা হবে তার নাম इनकम, मतलब मान लो सैलरी है तो सैलरी, एडवांस सैलरी मान लो ऐसे एडवांस सैलरी, ठीक है, मैंने शायद कुछ इंश्योरेंस ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन लिख पाया हुआ है। तो देखो वैसे भी
ये देख के समझ सकते हो ना। देखो यहाँ पर इनकम अगर एडवांस में रिसीव होगा, क्या वो कभी भी डेबिट होगा? एडवांस में इनकम रिसीव होने का मतलब एसेट जनरेट होता है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, तो फिर डेबिट कैसे? इनकम डेबिट कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ, ये तो आसान। क्या होगा? ट्रू है, बोलो। True. ट्रू। फॉल्स होगा। प्रीमियम पे अगर कर रहे हैं प्रोप्राइटर तो कहाँ दिखाते हो तुम? कैपिटल से लेस करते हो ना, तो फिर पीएल में तो नहीं है, कैपिटल से लेस होता है, तो ये फॉल्स होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहे हैं कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिख रहा है, मतलब नीचे एडजस्टमेंट में नहीं है, तो बोल रहे हैं ये पीएल में जाएगा। सही तो बोला है, पीएल में जाएगा। देखो वैसे भी ट्रायल बैलेंस में जो रहता है वो एक ही जगह पे जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस किया हुआ है। पर्सनल परचेज इंक्लूड इन द परचेज डे बुक, ठीक है। बोल रहा है कि पर्सनल परचेज हुआ था वो परचेज डे बुक में ऐड है। पहले बोलो तो क्या ये ट्रीटमेंट सही है? अगर हम लोग पर्सनल कुछ नहीं मैम, परचेज कर रहे हैं, हाँ ये तो गलत है। पर्सनल परचेज करने से तो मैम ये तो पहला बात है ड्राइंग्स वो, है। হ্যাঁ এটা ড্রয়িংস হবে। ড্রয়িংস তখন হবে যদি আমরা আমাদের বিজনেস থেকে নিয়ে গিয়ে মানে বিজনেসের ক্যাপিটাল থেকে ড্র করে করি। तो ये अगर वैसे कर रहे तो ये ड्राइंग्स होगा, ठीक है। तो पर्सनल परचेज डे बुक पे नहीं आएगा। परचेज डे बुक पे क्या आता है? ओनली क्रेडिट सेल, वो भी मर्चेंडाइज गुड्स का, जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। बोल रहा है इसको ऐड कर दिया है इस परचेज डे बुक में, एडेड टू द सेल्स अकाउंट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये क्या बोला? क्या यहाँ पर? पर्सनल परचेज इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक आर एडेड। अच्छा, परचेज डे बुक में तो दिखाया है, उसके बाद ऐड कर दिया है सेल्स अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बोल रहा है। इधर क्या है इसके अंदर? सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल परचेज का जो अमाउंट था यहाँ पर ऐड कर दिया है, पर्सनल परचेज बोल के जो अमाउंट है वो ऐड कर दिया है। बोलो क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं। फॉल्स। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर ऐसा कोई कर दिया है, ये तो गलत हो गया है ना, तो अब इसको कैसे ठीक करोगे? मैम पर्सनल हाँ, परचेज जो है वो परचेज से लेस हो जाएगा। हाँ, पर्सनल परचेज जो है वो परचेज से लेस कर दिए, है ना। अच्छा, अब देखो 18th नंबर में क्या बोला है? बोल रहा है मेडिसिन गिवन टू द ऑफिस स्टाफ बाय ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन। मतलब जिसका बिजनेस है उसका काम ही है मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना, उसने अपने ऑफिस स्टाफ को कुछ मेडिसिन दे दिया। बोल रहा है कि फिर विल बी डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। मतलब तुम लोग को इसका एंट्री पता होना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन बना के बेचता है और वो मेडिसिन अपने ऑफिस स्टाफ को देता है, तो उसका एंट्री क्या होगा? इन्होंने बोला है सैलरी अकाउंट इससे डेबिट होगा। तुम लोग बोलो इसका एंट्री क्या होगा? क्या ये बात इन्होंने सही बोला है? सोचो थोड़ा सा, ये वाला फॉल्स अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर एंट्री क्या होगा ये सोचो। जैसे देखो अगर हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, मैम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू मेडिसिन না अकाउंट। না স্যালারি, এই সরি, স্টাফকে দেয়াটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য দিচ্ছে না। नहीं, ये देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये जो मेडिसिन उनके स्टाफ को दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? क्या यहाँ पर कहीं बोला है फ्री में दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट या फिर चैरिटी पर्पस? तब तो बताता ना कि कंपनी ने फ्री में दिया, ऐसा तो नहीं बोला है। तो क्या होता है, कभी कभी अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर हमारी जरूरत का कोई चीज है, हम लोग वो ले रहे हैं, तो क्या वो हमें फ्री में देंगे? नहीं देंगे ना। फ्री में जैसे मान लो कहीं काम हम लोग कर रहे हैं जहां पर मान लो बिस्कुट मैन्युफैक्चर होता है, तो हम लोग अपने घर के लिए वहीं से बिस्कुट लेके आ जाते हैं, तो क्या हमें रोज रोज फ्री में देगा? कभी कभार दे सकता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन अगर हम लोग अपना नेसेसरी चीज वहां से ले रहे हैं तो हमें तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग पेमेंट नहीं करना चाहते तो फिर कहाँ से डिडक्ट करें? सैलरी से ही तो करेगा ना, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अपने बिजनेस का जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारे स्टॉक रिड्यूस होते हैं, तो अगर हम लोग अपने जो स्टाफ है उनको अगर मेडिसिन प्रोवाइड करें, तो यहाँ कहीं नहीं बोला है कि उनको दे रहे हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट के पर्पस में। वो हो सकता है कि स्टाफ को दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से, लेकिन वैसा तो कुछ बोला नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंसेस ही है, तो फिर कहाँ से डिडक्ट करेंगे? सैलरी से, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होना चाहिए? सैलरी अकाउंट क्या होगा फिर? बोलो, उसमें सैलरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, तो बोलो तो एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू,
यहाँ पर हो जाएगा परचेज, बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परचेज जब हम लोग स्टॉक करते हैं हमारा स्टॉक रिड्यूस होता है तो हम लोग परचेज को ही कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमारा मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है उससे कम हो जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो टू परचेज बोल के नहीं दिखेगा, सोच के देखो, परचेज बोल के हम लोग ट्रेडिंग में क्या दिखाते हैं, फिनिश्ड गुड्स को, लेकिन अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो हमारा वो जो गुड्स बन रहा है उसका डिटेल्स कहाँ दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहां पर हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल, मेडिसिन का, फिर वेजेस जो भी लोगों को का मतलब अप टू फैक्ट्री वाला खर्चा लिखेंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर परचेज की जगह फिर क्या लिखना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये हम लोग का कम हो जाएगा, जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो हम लोग का कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 19th नंबर देखो क्या बोला है, मतलब ये ट्रू हुआ, ठीक है, ये ट्रू हुआ, जब भी स्टाफ को कोई बेनिफिट देंगे हमेशा उसके सैलरी अकाउंट को यूज करेंगे, ठीक है। गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बोलो ये पता है तुम लोग को, फॉल्स होगा, क्योंकि कैपिटल में क्या होता है, डेबिट होता है ना, ये सही बोला है, कैपिटल सही बोला है, गलत कहाँ बोल रखा है, क्रेडिटेड, कैपिटल में क्रेडिट नहीं डेबिट होना चाहिए। फिर इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, इस पे मैंने काफी सारा डिटेल्स बोला है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज ओनली शोन इन द बैलेंस शीट, ये सिर्फ ट्रू। कहाँ देखो, हाँ ट्रू होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है तो कहाँ दिखेगा, एक ही जगह पे दिखना चाहिए, कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में, वहां क्यों नहीं दिखेगा, अभी आज ही देखो जो क्वेश्चन किया उसी में मैंने बताया, देखो ये जो क्वेश्चन किया इसमें दिख रहा था क्लोजिंग स्टॉक, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एडजस्ट किया हुआ है ना, ये एडजस्टेड परचेज हो गया इसीलिए, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स हम लोग का कंप्लीट। चलो अब ये एमसीक्यूज देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ए डेबिट टू एन अकाउंट में, अगर हम लोग किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो बोल रहे इंक्रीज एक्सपेंस, डिक्रीज एसेट, इंक्रीज ए लाइबिलिटी, बोलो क्या हो, ম্যাম 20 নাম্বারটা কি হবে বলেছিলেন? 20 নম্বরটা ক্লোজিং স্টক বলছে ট্রায়াল ব্যালেন্সে আছে, আর এটা ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে যাবে না, শুধু ব্যালেন্স শিটে যাবে, তাহলে ঠিকই বলছে না, যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে তাহলে একটা জায়গাতেই যায়, তো ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে আছে মানে পারচেসের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে আছে, তাহলে আমাদের ট্রেডিং এ যাবে না, শুধু ব্যালেন্স শিটে যাবে, তাহলে ঠিক। ওকে ম্যাম। चलो ये बताओ, ए सही है, ए डेबिट टू एन अकाउंट, अगर हम लोग किसी भी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो देखो, या तो हम लोग का एसेट अगर इंक्रीज बोलता तो वो भी आंसर हो सकता था, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है, हम लोग का क्या बोला है, यहाँ ऑप्शन में से सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड होता है, ये इंक्रीज देता तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन कोई तो एक ही आंसर होगा, दो दो आंसर तो हो नहीं सकता है। सेकेंड वाला देखो, प्री पेमेंट बोला है, ठीक है, प्री पेमेंट, इस बात पे ध्यान दो, प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन बैलेंस शीट एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रेस्पेक्टिवली एज, ठीक है, मतलब प्री पेमेंट जब होता है तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और इंश्योरेंस अकाउंट को क्या करते हैं, बोल रहे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह अपीयर करेगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा, मतलब आंसर देने का पैटर्न हम समझा दे रहे क्या बोला है, लाइबिलिटी ये डेबिट बैलेंस, या फिर एसेट एंड डेबिट बैलेंस, एसेट एंड क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले तुम लोग को ये खुद ही आंसर देना चाहिए, फिर ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन चेक करोगे तो कंफ्यूज हो गए, अगर हम लोगों ने प्री पेमेंट किया है तो बैलेंस शीट में उसका क्या इंपैक्ट आएगा, एसेट होगा, करेंट एसेट, ठीक है, तो अब बोलो ऑप्शन ए होगा, नहीं, इसके आगे तो लाइबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी एसेट बोला है, ऑप्शन सी भी एसेट बोला है, तो फिर से हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि अगर हम लोग प्री पेमेंट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट, सी হবে মনে হয়, अच्छा सी, देखो प्री पेमेंट का एंट्री क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन हुआ, टू एक्सपेंस, तो क्रेडिट होगा, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी। अच्छा थर्ड नंबर, ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन, बोलो ये तो बड़ा ही आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट किसका डिफरेंस है, सेल परचेज, सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, सेल एंड टोटल एक्सपेंस, बताओ, सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, गलती से भी सेल और परचेज मत बता दो, तब तो मैचिंग कंसेप्ट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ उस सेल्स का डिफरेंस होता है। अच्छा
फिर इसके बाद फोर्थ नंबर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट। अगर हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं और उसमें हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो तीन चीज यहाँ बता रखा है, लाइबिलिटी एसेट एक्सपेंस, लाइबिलिटी एसेट रेवेन्यू, एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू, कौन सा ठीक होगा। मतलब देखो कैसे सोचोगे, पहले पेमेंट किया तो इसमें से कौन सा, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो इसमें से कौन सा, ऐसे करके तुम लोग को मैच करके देखना। पहले तुम लोग एंट्री सोचो, अगर क्रेडिटर को पे करोगे तो डिस्काउंट के साथ एंट्री क्या होगा, बोलो एंट्री बोलो। क्रेडिटर टू टू बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ये वाला एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्रेडिटर डेबिट करने से मेरा क्या होगा, रिड्यूस लाइबिलिटी, रिड्यूस लाइबिलिटी, रिड्यूस एसेट, रिड्यूस एसेट, ठीक है रिड्यूस सही। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, हाँ देखो लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगा, एसेट भी रिड्यूस होगा। क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब रिड्यूस लाइबिलिटी, और बैंक क्रेडिट होने का मतलब रिड्यूस एसेट। तो यहां पर देखो ये वाला तो फिर होगा नहीं, ठीक है। ये देखो रिड्यूस एसेट पहले बोला है, फिर रिड्यूस लाइबिलिटी, तो कौन सा सही लग रहा है, ये एसेट रिड्यूस होगा, फिर बोल रहा है लाइबिलिटी, इधर भी एसेट लाइबिलिटी, सीक्वेंस तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लाइबिलिटी एसेट। अच्छा देखते हैं, उसके बाद बोल रहा है एंड एड टू रेवेन्यू, बोलो कौन सा सही है। ये तो रेवेन्यू होगा ना, इनकम एंड गेन्स हो रहा है, रेवेन्यू होगा, लेकिन कौन सा सही होगा, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का डेबिट होना क्या होता है, रिड्यूस लाइबिलिटी, फिर रिड्यूस एसेट। तो ये और ये तो देखो सेम लिखा हुआ है, लाइबिलिटी, ओ अच्छा एड लिखा है, ठीक है ठीक है। तो बोलो कौन सा सही है, अलग अलग ही लिखा हुआ है, सी सही है, ठीक है। एसेट कम होगा, लाइबिलिटी भी कम होगा, यहाँ पर लाइबिलिटी कम ठीक बोला है, लेकिन एसेट क्या बोल दिया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक ही जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, सी। फिफ्थ नंबर, एक कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम, वी शुड क्या करना चाहिए, डेबिट हिज अकाउंट, क्रेडिट हिज अकाउंट, मेक नो एंट्री ऑन हिज अकाउंट, बोलो। सेल्स रिटर्न का एंट्री तो बोलो, मैम कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो एंट्री बोलो, ऑप्शन बी सही है, एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न मैम टू, सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न टू डेटर, डेटर्स। ठीक है। तो डेटर मतलब क्या, कस्टमर, कस्टमर का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हुआ, वही तो पूछ रहा है कि उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट या फिर क्या करेंगे, तो फिर क्रेडिट होगा। अच्छा, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, बोलो कैपिटल इन तीनों में से कौन सा सही है, किसका डिफरेंस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटी, सही है, ऑप्शन सी होगा, एसेट और लाइबिलिटी। ये देखो बैलेंस शीट, इधर क्या होता है एसेट, इधर क्या होता है टोटल एसेट, इधर क्या होता है टोटल लाइबिलिटी, इधर क्या क्या रहता है कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ये सब मिला के टोटल लाइबिलिटी, इसको एक्चुअली ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। और इधर हो गया फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट, तो इसका टोटल से ये लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर सेवन, द कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर वुड चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ, बोल रहा है कि कोई सोल ट्रेडर है, मतलब अकेले ही बिजनेस करता है, ना तो पार्टनरशिप है ना तो कंपनी है, तो बोल रहा है उनका कैपिटल में कब कोई चेंजेस आ सकता है। ये तीन ट्रांजैक्शंस हो रहा है, इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शंस इनके कैपिटल को चेंज करेगा, बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा तुम लोग बोलो, बाकी लोग बोलो, ऑप्शन बी एक आंसर आ रहा है, क्या लग रहा है, ए, अच्छा। चेंज का मतलब क्या, कैपिटल चेंज का मतलब या तो कैपिटल इंक्रीज होगा या तो कैपिटल डिक्रीज होगा, तो बोलो क्या आंसर है। कैपिटल मतलब क्या, जो पैसा बिजनेस में है या फिर जो पैसा बैंक में, बोलो। बिजनेस में लगा हुआ है ना कैपिटल का मतलब, थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, आप सोच के बताइए कौन सा, बोलो। बी, ऑप्शन सी। है बोलो सी। अच्छा, मुझे ए बी सी सभी आंसर मिला, बट सी इज करेक्ट, क्योंकि देखो रॉ मेटेरियल अगर क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो कैसे कैपिटल इंपैक्ट होगा, क्रेडिट में परचेज करने से तो मेरा कैश तो जाएगा नहीं, तो कैपिटल कैसे इंपैक्ट, क्योंकि रॉ मेटेरियल परचेज करने से क्या होगा, एंट्री रॉ मेटेरियल टू क्रेडिटर, तो इसमें मेरा कैपिटल में इंपैक्ट नहीं आएगा।
अब बल्कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो ए और सी में, जैसे बोला क्रेडिटर को चेक में पेमेंट किए तब एंट्री क्या होगा, बैंक। लेकिन मैम बैंक, जब हम लोग क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो उसमें तो हम लोग पेमेंट किए नहीं है अभी तक, तो एक लाइबिलिटी तो क्रिएट हो ही जाएगा कि हम लोग को परचेस লাইবিলিটি किए ক্রিয়েট तो। হলে ক্যাপিটালে কোনোদিন ইম্প্যাক্ট আসে না, ক্যাপিটাল লাইবিলিটি হতে পারে। ওই জন্য এক্ষুনি আমি দেখালাম আমাদের ব্যালেন্স শিট তিনটে পার্টে হয়, একটা হচ্ছে এখানে ক্যাপিটাল আলাদা কনসিডার করতে হয়, ওটা ওনার্স ইকুইটি হয়, নন কারেন্ট লাইবিলিটি কারেন্ট লাইবিলিটি, ঠিক আছে। তাহলে যদি তুমি ক্রেডিট পারচেজ করো তোমার এইটা বাড়বে, এইটাতে কোনো ইম্প্যাক্ট আসবে कैपिटल। कैपिटल नेट प्रॉफिट से ऐड होगा, नेट लॉस से कम होगा, ड्राइंग से कम होगा, एडिशनल कैपिटल से बढ़ेगा। और अगर हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं तब बिजनेस का प्रॉफिट में देखो, एक्चुअली जब वेजेस को पे करोगे तो कहां से पे करोगे, कैपिटल से। वो तो बोलते हैं पे कहां से करते हैं, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहां जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कैपिटल इंपैक्टफुल हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं तो मुझे बोलो रॉ मटेरियल आया तो इधर स्टॉक बढ़ेगा। मान लो ये रॉ मटेरियल मेरा क्लोजिंग स्टॉक में चला गया तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा और या फिर ट्रेडिंग में दिखेगा, ठीक है। ट्रेडिंग में यहाँ टू परचेस दिखेगा और बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा। और ये जो क्रेडिटर है ये कहां पर दिखेगा, करेंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल का इंपैक्ट हुआ नहीं हुआ। और अगर क्रेडिटर को पे करे क्रेडिटर टू बैंक, तो ये जो करेंट लाइबिलिटी था ये क्या होगा, कम हो जाएगा। और बैंक होने से यहाँ पर जो कैश एट बैंक है वो मेरा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। हम लोगों का प्रॉफिट से जो बैंक बैलेंस जो है वो बैंक में जा रहा है। और वेजेस बीइंग पेड इन कैश, जब हम लोग कैश में पे कर रहे हैं तो कैश में जब किसी को पे करते हैं, जैसे तुम लोग ऑनलाइन में कुछ खरीदते हो तो जब सीओडी करते हो तब तो घर का बैलेंस जाता है ना। लेकिन अगर जब तुम लोग मान लो कि सीओडी नहीं करके ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो क्या घर से कैश कम होता है, नहीं, बैंक से होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कैपिटल का चेंज होना, तो कैपिटल का मतलब मान लो वही घर का पैसा, ठीक है, जो तुम्हारे पास कैश इन हैंड है। तो फिर इसमें आंसर फिर क्या होना चाहिए, वेजेस बीइंग पेड इन कैश, ठीक है। क्रेडिटर वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, हाँ इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कैपिटल का चेंज का मतलब कैश का इंपैक्ट, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट का इंपैक्ट होता है। फिर देखो बोल रहा है ए डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड रिजल्ट इन, बोलो क्या, पीबीडीटी डिक्रीज हुआ है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, बाकी लोग बोले डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। पीबीडीटी को कम कर दिया हम लोगों ने। पीबीडीटी जब बनाते कहां से बनाते, हाँ, तो फिर क्या कम होता है, प्रॉफिट कम होता है। अगर पीबीडीटी ही मेरा कम हो गया, ऐसा हो सकता है ना कि मेरा प्रोविजंस पहले कुछ था, अगर कम बना रहे एस्टिमेशन तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सही है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। একটা ফোন আসছিল, ওর কোনো আসছে না, বুঝতে পারছি। A company wishes to earn 20% profit margin on selling price, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट विच विल अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। मतलब समझ में आया क्वेश्चन, बोल रहा है कंपनी का जो डिजायर है वो ये है कि 20% प्रॉफिट अर्न करे सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है 20%, ये मैंने तुम लोग को समझाया था, कैलकुलेशन करके दिखाया था कैसे होता है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हो, बताओ। मैम ऑप्शन গুলো কি কি আছে একবার দেখাবো? कैलकुलेट करो ना, बिना ऑप्शन की 20 कैलकुलेट करो। 25%। 25%, बोलो तुम लोग का क्या आ रहा है। ये मैंने कितना बार सिखाया है और तुम लोग को ये वाला कैलकुलेशन कहीं भी मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट पढ़ोगे इंटर में जाके वहां मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। 25% ऑप्शन भी सही है। देखो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट, मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन सिखाया था, ये हो गया 1/5, तो 1 रुपीज प्रॉफिट तब 5 रुपीज सेलिंग प्राइस, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस पे बोला है। तो 1 रुपया प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो कॉस्ट कितना होगा,
अगर मैंने एक चीज को 5 रुपए में बेचा, 1 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो इसको खरीदा कितने में था, वही तो कॉस्ट होता है 4। तो नीचे कॉस्ट क्या हो जाएगा 4, 1/4 का मतलब कितना परसेंट। ये मैंने जब ऐसा एक क्वेश्चन आया था तो एक एग्जांपल से दिखाया भी था, ठीक है, उसी क्वेश्चन में दिखाया था। पढ़ो, अभी से नहीं पढ़ रहे हो कैसे होगा। एक चैप्टर भी अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। चलो 10th नंबर देखो, इफ सेल्स इज 2000 एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। बोलो, मतलब सीओजीएस पूछा है, बोलो सीओजीएस कितना हो। सीओजीएस कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट करके। चलो ये भी बता दिया, बोलो। अभी तो सिखाया, अभी सिखाया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बैठे क्यों हो तुम लोग सबको। हाँ बोलो। 1500। 1500, अच्छा 1500, एक आंसर आया 1500। 1600, अभी तो सिखाया, करो कैलकुलेशन। 9th वाला क्या था, 9th और इसमें फर्क क्या है, इसमें अमाउंट दिया, उसमें परसेंटेज सिर्फ दिया। अच्छा बिजनेस करने जाओगे तो फिर कैसे करोगे, प्रॉफिट कॉस्ट ये सब तो पता करना पड़ेगा, तो लॉस में करोगे बिजनेस। $1,500. 1600 करेक्ट आंसर है, 1500 नहीं होगा, ठीक है। सेल्स जो है 2000 है, तो यहाँ पर लिख दिया सेल्स, इससे एलिमिनेट क्या करना है, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये किस पे दिया हुआ है, बोलो। कॉस्ट पे, अभी सिखाया। अगर 25% है इसको कैसे लिखोगे, इसके पहले आज के क्वेश्चन में भी सिखाया। ये क्या हो गया 1/4, तो ये क्या है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अभी सिखाया 2 मिनट पहले। 1 क्या होता है, प्रॉफिट, ये कॉस्ट पे है तो ये नीचे का क्या हो गया कॉस्ट। तो ये तो सेल वैल्यू है, इस पे प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या कॉस्ट वाला चाहिए तुम लोग को कि सेल वाला चाहिए, सेल का सेल डेटा से होगा ना। तो सेल का प्रॉफिट बताओ, 1 प्रॉफिट, तो सेल वैल्यू कितना है 5। ये अगर 4 में खरीदा था तो 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 5 में बेचा होगा, तो परसेंटेज कितना होता है 20%, ठीक है। ये तुम लोग देख लेना, हर जगह पे काम में आएगा, ठीक है। बीकॉम करो तुम लोग, अकाउंट्स पढ़ लो तुम लोग, कॉस्ट पढ़ लो, एफएम पढ़ लो, कहीं पर भी ये जो मेथड है ये काफी काम आने वाला है। तो ये 20% ऑन क्या हो गया कॉस्ट। अब इस पे तुम लोगों को क्या, सॉरी सेल हो गया, इस पे तुम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो 2000 का 20% प्रॉफिट कमाया होगा तो कितना होगा 400। तो सेल 2000, प्रॉफिट 400, तो आंसर कितना होगा 1600। 1500 उनका आ रहा होगा जिन्होंने डायरेक्ट 25% इस पे लगा दिया होगा। ये नहीं होता है, देखो ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं देता है नॉर्मली, तब तो आसान, कभी कभी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि बेस को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो तो पढ़ोगे तब पता चलेगा किस पे बोला, ठीक है। चलो सेल्स फॉर द ईयर 2022 10 लाख, सेल्स included goods sold to Mr. A 50,000 at a profit of 20% on cost. Such goods are still lying in the godown at the buyer's risk, therefore such goods should be treated as part of sales closing stock goods in transit। हम बता देते हैं, बोल रहा है कि सेल किया था ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 में टोटल 10 लाख का, जिसमें से मिस्टर ए को 50,000 का सेल किया गया था, इसमें मिस्टर ए का भी सेल है 50,000, जिसपे प्रॉफिट कितना था 20% ऑन कॉस्ट। और ये गुड्स जो है मिस्टर ए लेके नहीं गए, अपने रिस्क पे सेलर के वहीं पर ही रख दिया, तो इस गुड्स को हमें क्या ट्रीट करना चाहिए, सेल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री या गुड्स इन ट्रांसिट। गुड्स इन ट्रांजिट, अच्छा बोलो। और सभी को क्या लगता है गुड्स इन ट्रांजिट ही यूज करना चाहिए या क्या लगता है, सेल्स। सेल्स। मुझे दो आंसर आ रहा है बेसिकली, सेल्स और गुड्स इन ट्रांजिट, बोलो। देखो
गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जब एक जगह से निकल गया, मतलब सेलर के वहां से निकल गया, परचेजर के वहां पर नहीं पहुंचा, तब ना होता है गुड्स इन ट्रांजिट। लेकिन ये कहां पर है? तो सेलर के वहीं पर ही है, तो वो बायर अपने रिस्क पे रखा है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? अब बोलो वो अपना ट्रेडिंग बनाएगा तो वो बाई सेल्स बोल के क्या मिस्टर ए का सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेगा? करेगा ना। 10 लाख में बाई सेल्स बोल के ही करेगा ना। तो वो बाई क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा क्योंकि वो तो सोल्ड आउट कर चुका है। ना तो वो गुड्स इन ट्रांजिट बोलेगा, ठीक है। वो तो अपना सेल ही बोलेगा, वो रख रखा है, उसको कुछ रीजन होगा इसीलिए, ठीक है। तो ये तो अपना सेल्स दिखाएगा। 12th नंबर, इफ सेल्स रेवेन्यू 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख 10 एंड एक्सपेंसेस 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज, बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में छोटा छोटा पॉइंट पढ़ा था उसके बेसिस पे। मैम 90,000। 90,000। बोलो सबको क्या 90,000 लग रहा है या कुछ और लग रहा है? देखो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सीओजीएस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब ये इंप्लाइड हो गया कि इसी में मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। मतलब ये एक्सपेंस अगर इनडायरेक्ट है, ठीक है, कुछ बोला नहीं है, मतलब इससे ये समझ जाएंगे कि ये ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस तो है नहीं, ये पीएल का है। फिर बोलो आंसर क्या होगा? 90 होगा ना फिर, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि ये 60,000 हमें क्या मानना है। जब सीओजीएस दिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंस उसमें इंक्लूड होके ही आया है, ठीक है, क्योंकि सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग का 90,000 होगा। कैसे आ रहा है? 4 लाख माइनस 3 लाख 10 है ना। अच्छा, 4 लाख माइनस 3 लाख 10, 90,000। ठीक है, चलो, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल सारे क्वेश्चंस थे और ऐसे ही आता है, ठीक है। मतलब इस तरीके का जब भी छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कंसेप्चुअली आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो अब हम लोग फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ये वाला करते हैं। फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ेंगे लेकिन उनका फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग हेडिंग करो फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। हेडिंग करो फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में मुझे बताओ हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हमें पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया तो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या ट्रेडिंग बनेगा? हाँ बनेगा। ट्रेडिंग तो जो गुड्स बन गया उसमें जो बेच रहे हैं, अगर मुझे सेल लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में। मैन्युफैक्चरिंग एक एक्स्ट्रा बनेगा, ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएल भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा, सभी बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर कोई ट्रेडर है तो वो क्या बनाता है? वो फिनिश गुड्स कहीं से खरीद के लाता है, ठीक है। ट्रेडर क्या करता है? फिनिश गुड्स को परचेज करता है, फिर उसके बाद उसको क्या करता है? सेल करता है। और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करेगा, जो भी चीज वो बनाएगा, फिर उससे क्या बनाएगा? फिनिश गुड्स, फिर उसके बाद उसको क्या करेगा? सेल। उसका प्रोसेस ऐसा होता है, ट्रेडर लोगों का प्रोसेस ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पर नया सीखेंगे। बाकी ट्रेडिंग और जो पीएल और बैलेंस शीट होता है वो जैसा अभी बनाया था वैसे ही बनेगा जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले किया था। अब यहाँ पर फिर हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे वो एक्चुअली है क्या? बोलो तो फैक्ट्री में होगा क्या? रॉ मटेरियल से क्या बनेगा? फिनिश गुड्स। कुछ भी एक प्रोसेस के थ्रू से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब
ये जो अकाउंट है, ये जो प्रोसेस के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे, ये प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे उसका नाम ही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है? पूरा फैक्ट्री है बोल सकते हो। ये क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाएंगे। और ये अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या मिलेगा? जैसे ट्रेडिंग बनाने से क्या मिलता है? जीपी, जीएल, पीएल बनाने से नेट प्रॉफिट मिलता है, बैलेंस शीट से हमें टोटल एसेट लायबिलिटीज मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के क्या मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, वहां पर क्वेश्चन है। हाँ, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स प्रोडक्शन। हाँ, गुड्स प्रोड्यूस बोल लो, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोल लो, गुड्स प्रोडक्शन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, ये लिख दिया हमने। मैन्युफैक्चर्ड लिखो, प्रोड्यूस लिखो, जो भी, ठीक है, प्रोडक्शन लिखो, सेम बात, ठीक है। अच्छा, तो इनका जो प्रोसेस है वो ऐसे होगा। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग से क्या निकालेंगे? ये भी ट्रेडिंग से जीपी बनाएंगे। देखो, तो इनका पूरा प्रोसेस ऐसे होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, उसके बाद बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनेगा पीएल अकाउंट, उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। सभी बनेगा, एक एक्स्ट्रा बन रहा है इनका बस, ठीक है। तो यहां पर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग से जीपी मिल जाएगा या जीएल मिलेगा, जो भी हो। पीएल से नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो आएगा वो मिलेगा। बैलेंस शीट से मिलेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये हो गया पूरा प्रोसेस, हमें यही चीज पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है, जैसे ट्रेडिंग का बनाया था, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पता है, तो ये और दोबारा नहीं बनाएंगे हम लोग। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तुम लोग टी शेप में बनाओ, हम बताते हैं वहां पर क्या क्या लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WIP, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। जैसे देखो, तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हो? प्रीवियस ईयर का कुछ फिनिश गुड्स बच गया है तो ही तो तुम लोग लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो जो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखते हो वो किस चीज का स्टॉक लिखते हो? फिनिश गुड्स का, ठीक है। तो इनके पास ओपनिंग स्टॉक क्या हो सकता है? इनके पास ओपनिंग स्टॉक में हो सकता है प्रीवियस ईयर का सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट पूरा बना नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे मान लो किसी का ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ये बेंच बनाए, लेकिन बेंच में जो ये पैर लगे हुए हैं, मान लो वो नहीं बनाए अभी तक, तो फिर वो क्या हो गया? WIP, क्योंकि वो तो सेल नहीं हो सकता है जब तक कंप्लीट नहीं होगा प्रोडक्ट, तब तक तुम लोग बेच नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं WIP, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आएगा टू डायरेक्ट रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। कंज्यूम्ड का मतलब होता है यूज्ड, ठीक है। यूज्ड, जितना यूज हुआ है रॉ मटेरियल उतना हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। अच्छा, कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे उसका हम नीचे तुम लोग को डेटा लिख के दिखा देंगे, यहाँ पर एक स्टार लगा दो, कंज्यूम्ड कैसे निकालना है। अच्छा, इसके अलावा आएगा फैक्ट्री में जो वर्कर काम करेंगे उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू डायरेक्ट वेजेस, वो हो जाएगा टू डायरेक्ट वेजेस। अब इसमें भी कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा तो जैसे नॉर्मल हमारा ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होगा। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वही फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पर आएगा, ठीक है। और आ जाएगा टू इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा और अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी इसी अकाउंट में ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो हम समझा देंगे कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, अब मैम यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस की डायरेक्ट एक्सपेंसेस এর মধ্যে পড়ে না? না, ডাইরেক্ট ওয়েজেস ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এর মধ্যে কেন পড়বে? যদি ট্রেডিং এই লেখো টু ডাইরেক্ট ওয়েজেস টু ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, তো ক্যারেজ ইনওয়ার্ডটা তো ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস হলো, ওটা কি ওয়েজেস এর মধ্যে পড়বে? ওটা তো আলাদা হলো।
ডাইরেক্ট এক্সপেন্স ঠিক আছে ওটাও বলতে পারো, কিন্তু ওটার তো একটা নাম আছে, ওয়েজেস, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। जैसे हम लोग इधर ओपनिंग स्टॉक और इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो जैसे WIP का ओपनिंग स्टॉक है प्रीवियस ईयर का सेमी फिनिश गुड्स, तो इस साल भी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने इनकम्प्लीट रखा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आ जाएगा। और आएगा बाय सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, ये भी बता देंगे क्या होता है, अभी लिख लो बाई प्रोडक्ट, BY, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, बाई प्रोडक्ट। बाय सेल ऑफ स्क्रैप, और यहाँ पर जो बैलेंस निकल के आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर देते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग करो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो ये तुम लोग खुद भी बता सकते हो। हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास पहले से कुछ था या फिर हम लोगों ने नया खरीदा, या दोनों कंडीशन, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्या होगा, बोलो, प्लस परचेज। परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हाँ, परचेज से लेस रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न भी तो हो सकता है, तो ये लेस रिटर्न भी कर दिया, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, मेरे पास कितना रॉ मटेरियल था पहले से वो यूज कर सकते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। हम लोगों ने जो परचेज किया अगर उससे कुछ रिटर्न करे तो उसको लेस कर दो, तो ये क्या हो गया, ये टोटल क्या हो गया, अवेलेबल मटेरियल, है ना। और ये इतना अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितना है वो क्लोजिंग स्टॉक देख के पता चलेगा, तो इसका मतलब जो डिफरेंस दिख रहा है वो किस चीज का होगा, कंजम्पशन का, ठीक है, हम लोगों ने वो कंज्यूम कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में पता है कैरेज इनवर्ड होता है, फ्रेट इनवर्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर आएगा रॉयल्टी आ सकता है, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब पता है, रॉयल्टी एक दिन हम बता रहे थे शायद, रॉयल्टी का मतलब वही फाइनल अकाउंट्स में ही बताए थे। रॉयल्टी का मतलब जैसे अगर हम लोग किसी के घर पे रहते हैं तो रेंट देते हैं ना, ठीक है, वैसे रॉयल्टी का मतलब अगर हम लोग किसी का कोई जैसे कि नॉर्मली जो होता है ना, कोयला खदान वदान अगर कोई किसी का यूज कर रहा है, मतलब नॉर्मली तो गवर्नमेंट ही वो सब लीज पे देता है, तो उसको भी रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। वो जो रेंट देना पड़ता है रॉयल्टी चार्जेस होता है, ठीक है। या फिर मान लो किसी का कोई हम लोगों ने एसेट यूज किया, मशीन्स, कोई मशीन्स है स्पेसिफिक उसको यूज कर रहे हैं, तो उस पे भी रॉयल्टी हो सकता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। छोटे छोटे पीरियड के लिए होता है तो वो रेंट ही होता है कि रेंट पे ले लिया, ठीक है, रॉयल्टी। इसके अलावा लिखो हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एक दिन बताया था तुम लोग को, हायर चार्जेस और इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस, ठीक है। हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो भी इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, हायर परचेज में खरीदते हैं तो भी इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। हायर चार्जेस मतलब होता है ऐसा कोई एसेट खरीदना, जब हम लोग खरीदेंगे तो उसमें हमें सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट में जब हम लोग पेमेंट करते हैं मंथली या ईयरली जैसा भी हो, तो वो होता है हायर चार्जेस। और जब पोजीशन भी ट्रांसफर हो जाता है ऑन दैट मोमेंट, लेकिन वो भी हम लोगों ने कैसे लिया है, इंस्टॉलमेंट में भी लिया है, लेकिन वो हम लोग का क्या कहलाता है, इंस्टॉलमेंट परचेज, ऐसा मैंने तुम लोग को बताया था। लाइक ट्रक वगैरह, बस वगैरह, ये सब जब खरीदा जाता है तो वो हायर चार्जेस होता है, उसका जो ईएमआई पे होता है, क्योंकि उसका ओनरशिप उस दिन ट्रांसफर होगा जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर किया जाएगा। लेकिन अगर आज एक लैपटॉप लेके आओगे, एक फ्रिज लेके आओगे, एक एसी लेके आओगे, ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, चाहे ईएमआई बाकी हो, मान लो 1 साल तक ईएमआई चलेगा, फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज ये सबका रीसेल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि
बाकी ट्रक वगैरह में क्या होता है, अगर कोई पे नहीं कर पाता है तो उसको क्या किया जाता है, ट्रक वो लेके चला जाता है जो सेलर है और उसको रिपेयर करके बेच देता है, उसका रीसेल वैल्यू, इसलिए उसका ओनरशिप नहीं देता है। और ये जो है रीसेल वैल्यू इसका नहीं होता है तो इसका ओनरशिप भी दे देता है। बदले में अगर कोई मान लो इस तरीके की चीजों का ईएमआई नहीं भर रहा है तो उसके लिए दूसरा लीगल एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो फिर सेलर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। पैसा नहीं देंगे तो पूरा तो डिटेल्स रहेगा, तो फिर वो तो केस शुरू कर ही सकता है कि मेरा पैसा नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा फिर लिखो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑल इक्वल लिखो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड ये एक्चुअली कॉस्टिंग का लैंग्वेज है, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक तुम लोग का कॉस्टिंग का ही मान सकते हो, मतलब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्चुअली कॉस्ट में इनडायरेक्ट जो लैंग्वेज है इसको ही क्या बोला जाता है, ओवरहेड बोला जाता है, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है जैसे कि मानो फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब फैक्ट्री का रेंट या फिर फैक्ट्री में जो मशीन यूज हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन, अच्छा ये इनडायरेक्ट ही क्यों है, डायरेक्ट क्यों नहीं है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस को हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में नहीं देख पाते। मतलब जैसे देखो हम ये बता रहे हैं, जैसे मान लो एक शर्ट सिल के रेडी हुआ, ठीक है। अब इसमें कितने का कपड़ा लगा है टेलर आराम से बता सकता है, कितने रुपए का कपड़ा लगा है, कितना मीटर है, कितने मीटर से खरीदा था बता देगा। लेकिन इसमें कितने रुपए का धागा लगा है, क्या ये वो बता सकता है देख के, कितने रुपए का धागा, मतलब स्टिच करने के लिए धागा लगा होगा ना, तो धागा तो लगा हुआ रहता है मशीन में, वो यूज होते जाता है, क्या वो बता सकता है कितने रुपए का धागा लगा, नहीं। ये क्या हो गया, जो हम लोग फिनिश गुड्स में नहीं आइडेंटिफाई कर पाते देख के, लेकिन वो खर्चा लगा है। जैसे मान लो मशीन को चलाने के लिए, मशीन चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रहा था, या फिर मान लो लाइट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग बता सकते हैं इसमें लाइट्स का खर्चा कितना लगा है, लेकिन वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे शर्ट बेचना है तो वो भी तो जोड़ना, जैसे मान लो अभी हम बता सकते हैं कि अभी हम जो क्लास लिए इसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया, सिर्फ पर्टिकुलर इस क्लास के लिए हम बोल सकते हैं, नहीं, ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन मान लो मैंने तुम लोगों को क्या किया, एक एक बुक्स दे दिया या फिर एक एक कॉपी दे दिया। अब एक एक कॉपी मान लो मेरा 30 रुपीज का पड़ा, तो हम बता सकते हैं कि पर स्टूडेंट पे मेरा कॉपी का खर्चा कितना। लेकिन पर स्टूडेंट पे लाइट का खर्चा नहीं निकाल सकते। लेकिन क्या मुझे वो मेरे कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, जब हम अपना मतलब अपना फीस बोलेंगे, क्या वो मेरा उसमें ऐड होगा, बोलो होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो उसी से निकालना है, क्योंकि यही मेरा काम है। तो सेम जो एक्सपेंसेस हम 1 यूनिट फिनिश गुड्स में एस्टिमेटेड करके लगाते हैं, डायरेक्टली नहीं लगा पाते हैं, एस्टिमेट करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन जो एस्टिमेट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो इजीली दिख रहा है, सिर्फ एस्टिमेट करना कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ये फर्नीचर बना, इस पे कितने का लकड़ी लगा है, जिन्होंने बनाया वो बता देंगे कितने का लगा है। लेकिन इसमें कितने का ग्लू का खर्चा हुआ है, ठीक है। मान लो फेविकॉल से चिपकाया जाता है ना, तो वो बता सकते हैं। एक पूरा 5 किलो का फेविकल का डब्बा लेके आ जाएंगे, पूरा बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पर ये नहीं बता सकते एक बेंच पे कितना फेविकॉल यूज हुआ, नहीं बता सकते। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड। वैसे ही देखो रेंट का खर्चा, अब मान लो फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट बन के रेडी हो रहा है, अब वो 1 लाख यूनिट में रेंट का खर्चा कैसे लगाओगे, मतलब मुझे एक चीज बताओ, रेंट का खर्चा कैसे लगाओगे। 1 लाख यूनिट जो बना, मान लो 1 लाख ऐसे टेबल बना, अब टेबल में जो लकड़ी लगा है मान लो 1000 रुपए का लगा है एक एक पीस, ठीक है, वो तो बता देंगे। अब रेंट का खर्चा कैसे आप पोर्शन करोगे, लेकिन वो भी सीखना पड़ता है, जो कि ओवरहेड चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। तो ओवरहेड चैप्टर जो है वो नॉर्मली कॉस्ट में होता है, ठीक है। तो ओवरहेड वहां पर तुम लोग सीख सकते हो, जैसे कि बीकॉम में होता है, ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटर में होता है, ठीक है। तो वहां पर तुम लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पर समझ में आया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का डिफरेंसेस, ठीक है। जितना भी हम बोल सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या बोले। तो ये हो गया हम लोग का ओवरहेड का खर्चा। फिर फोर्थ नंबर जो बाई प्रोडक्ट लिखा था वो लिखो। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे कि देखो जो हम लोग का मेन प्रोडक्ट नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। मतलब कुछ एक गुड्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जैसे मान लो हमें
चीनी बनाना है, ठीक है, शुगर, तो वो किससे बनता है? शुगर केन से, ठीक है, गन्ने से बनता है। तो चीनी बनाते वक्त क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली उससे गुड़ भी बन जाता है। मतलब उससे क्या होता है, उसका प्रोडक्शन सिस्टम ही ऐसा है, चीनी तो बनता ही है, वो तो रिफाइन हो जाता है, ठीक है, और उससे हमें क्या मिलता है, उसके साथ साथ गुड़। लेकिन गुड़ बनाना हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन वो उसके साथ निकल के आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरा बाई प्रोडक्ट, वो मुझे नहीं चाहिए था लेकिन वो मैन्युफैक्चर हुआ तो वो बन गया, ठीक है। तो ये हम लोग का बाई प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे देखो बाई प्रोडक्ट ऐसा भी होता है, जैसे घर पे कभी अगर मक्खन बिलोने के लिए देखे हो के, घर पे अगर कभी मक्खन बिलोया गया है, कहीं पर भी देखे हो, कृष्ण भगवान के फोटो में तो देखे होगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, मक्खन अगर बिलोया जाता है उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है, ठीक है, दही से होता है, छाछ से होता है, नीचे जो रह जाता है वो मक्खन नहीं होता है, लिक्विड जो रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, हम तो छाछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो बटर निकल के आ गए, बटर एक्चुअली मक्खन है, उसको गर्म करके भी यूज कर सकते हो या फिर नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। तो वो भी क्या हो गया बाई प्रोडक्ट जो रह गया, क्योंकि एक्चुअली मक्खन निकालना इंटेंशन था, वो हमें नहीं चाहिए था, लेकिन वो प्रोसेसिंग का पार्ट है, वो निकल के आएगा ही। तो दैट इज बाई प्रोडक्ट। और ऑलवेज बाई प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो मेन प्रोडक्ट से क्या होता है, कम होता है। जैसे चीनी और गुड़ में कौन महंगा है, चीनी महंगा है, ठीक है। गुड़ का उतना डिमांड है कहाँ, वैसे गुड़ ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, चीनी तो खाना नहीं चाहिए। चलो लिखो, इट इज रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट, इट्स सेलिंग प्राइस is recorded on credit side of manufacturing account, manufacturing account, मैन्युफैक्चर रिड्यूस्ड ऑन लिखा है, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने, रिड्यूस्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट and reduced the cost of manufacturing, and reduced the cost of manufacturing, reduced the cost of manufacturing, ठीक है, reduced the cost of manufacturing. It is residual of main product, its selling price is recorded on credit side of क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये देखो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, ये इसका बेनिफिट क्या है, ये हमारे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करेगा। जैसे मान लो चीनी प्रोडक्शन का खर्चा हुआ मान लो 1 लाख रुपया, ठीक है। अब 1 लाख रुपया हुआ, अब हमें चीनी बेच के वो पैसा रिकवर करना पड़ेगा, लेकिन हमें गुड़ बेचने को भी मिल गया, ठीक है, वो तो हमें चाहिए नहीं था, गुड़ बेचने को भी मिल गया। अब बोल रहा है कि गुड़ बेच रहे हो उसको इनकम मत दिखाओ, उसको क्या, क्योंकि वो तो बेचना था ही नहीं हमारा इंटेंशन। तो बोल रहे हैं मान लो गुड़ बेच के हमें मिला 2,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो बोल रहे हैं हमारा फिर कॉस्ट कितना हो गया, चीन मतलब शुगर प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना हो गया, 98,000। बोल रहे हैं इसको कम कर दो, ठीक है। जैसे हमें मक्खन बेचना था, हमें छाछ बेचना नहीं था, लेकिन वो बन गया तो उसको भी बेच देंगे, तो बेचेंगे तो बोलेंगे कि पूरा प्रोडक्शन का कॉस्ट मेरा क्या हो गया, कम हो गया। सेम कंसेप्ट फॉर सेल ऑफ स्क्रैप। जैसे मान लो फैक्ट्री में कुछ भी स्क्रैप हो गया, स्क्रैप का मतलब काफी सारा चीज स्क्रैप हो सकता है, मान लो कोई रॉ मटेरियल स्क्रैप हो गया, या फिर मान लो कि कुछ फर्नीचर जो फैक्ट्री में था वो स्क्रैप हो गया, मशीन का कोई पार्ट्स जो है वो पुराना हो गया, स्क्रैप हो गया। तो वो सारे स्क्रैप बेचने से हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बेचेंगे उस पीरियड में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे घर पे पुराने पेपर जमा हो जाते हैं तो स्क्रैप उसे बेच देते हो ना, तो उस मंथ में जो मान लो पेपर का बिल आया तो उससे भर दोगे। मान लो पेपर का बिल आया 1,500 रुपए, और पुराना पेपर बेच के तुम लोग को मिला था मान लो 300 रुपए, ठीक है। तो अब इस बार जो पैसा भरोगे तो क्या बोलोगे, मेरा तो 1,200 ही गया, क्योंकि 200 तो पेपर बेच के मिल गया, दैट इज स्क्रैप, ठीक है, वो स्क्रैप हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो, और कुछ लिखना नहीं, चलो इससे हम लोग कर सकते। चलो एक क्वेश्चन करके देखते, तुम लोग बताओ। ये वाला बोल रहा है कि 1,00,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, पर यूनिट मेटेरियल कॉस्ट 10 है। मतलब जो मेटेरियल यूज करके ये यूनिट्स बने हैं उस मेटेरियल का कॉस्ट है 10 एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट 5। तो
दैट अपार्ट इट वाज एग्रीड टू पे रॉयल्टी 3 पर यूनिट। अच्छा, रॉयल्टी भी यूनिट बेसिस पे देना है। कभी कभी रॉयल्टी टोटल में होता है कि ईयरली इतना रॉयल्टी पे करना है, कभी कभी पर यूनिट बेसिस पे भी होता है। जैसे कि कोयले खदान में ऐसा होता है कि जितना टन कोयला निकालोगे पर टन के हिसाब से रॉयल्टी होता है। तो बोल रहा है कि अच्छा, ये किसको दे रहे हैं रॉयल्टी? एक जापानीज कोलाबोरेटर हु सप्लाई टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब किसी का टेक्नोलॉजी यूज करे, कोई जापानीज कंपनी है उनका टेक्नोलॉजी यूज करे, उसके बदले क्या दे रहे हैं? रॉयल्टी दे रहे हैं। हमें बोला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालो। तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब एक्चुअली तुम लोग को क्या निकालना है? ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो। तो हम एक दिखाते कैसे होगा। तुम लोग मुझे बिना कुछ कैलकुलेट किए यहाँ से बताओगे टोटल कॉस्ट कितना होगा, फिर हम फॉर्मेट बताते कैसे कर सकते हो। इसको बिना टी शेप में भी कर सकते हैं। तुम लोग मुझे कॉस्ट बताओगे, यहाँ से पढ़ के टोटल करके बताओगे? एक एक बताओ। रॉ मेटेरियल का खर्चा कितना होगा? 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। लेबर 1 लाख इंटू 5। रॉयल्टी 1 लाख इंटू 3। तो टोटल कितना हो गया? 18 लाख। ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल था, ये मेरा डायरेक्ट लेबर था, और ये मेरा क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट था। तो ये सब ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिख के भी आंसर निकाल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 18 लाख। टी शेप में दिखाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रहेगा, काफी सारा रहेगा तो दिखाओ, ठीक है। यहाँ और वैसे भी देखो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बोला है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग टी शेप में भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ब्रैकेट में फॉर 1 लाख यूनिट। पर्टिकुलर्स टोटल अमाउंट और पर यूनिट। पहला खर्चा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, पर यूनिट 10 करके है, और 1 लाख यूनिट ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 लाख के ऊपर ये हो जाता है 10 लाख। फिर ऐड हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 5 रुपीज करके था। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो 1 लाख इंटू 10। मेरे पास कम जगह इसलिए हम 1 और एल लिख रहे, तुम लोग का जगह है तो पूरा 1 लाख लिख लो। 5 लाख प्लस रॉयल्टी 1 लाख इंटू 3 लाख, 18 लाख। और इधर पर यूनिट कितना हो जाएगा? 18 होगा फिर, ठीक है। तो ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, जो दिया था उसी के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा, ये वाला लास्ट, ये वाला करेंगे। इलास्ट्रेशन 2 इसमें दिया है, देखो। मिस्टर विमल रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप, ठीक है, सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फॉलोइंग डिटेल्स वेर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये दिया है ओपनिंग WIP, मतलब इतने सारे सोप जो है वो अभी भी पूरा रेडी नहीं हुआ है कि वो बेच सके। क्लोजिंग WIP इतना, मतलब इस साल का 12,000 पीसेस सोप। यूनिट बोला है यहाँ पर, तो यूनिट ही बोलेंगे। इतने सारे सोप जो है अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, आधा रेडी हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, ये तीनों चीजों से क्या निकलेगा बोलो? रॉ मटेरियल बोलो, कंज्यूम, ठीक है। हायर चार्जेस बोला है मशीन का, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। इन्होंने जो मशीन यूज किया है ये किसी से हायर चार्जेस पे लिया है। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये भी बताया है टोटल। ये एक्चुअली रेंट होना चाहिए, ठीक है, चलो हायर चार्जेस यहाँ पर भी बोल दिया है 2,20,000। अच्छा, वो क्या होगा? ये इसको क्या एक्सपेंस बोलेंगे? ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस। इससे मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा।
इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री का खर्चा, बोलो। इनडायरेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड व इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस ये तो बता ही रहा है कि डायरेक्ट वेजेस है, कितना करके है बोल रहे 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अच्छा, इसका मतलब समझो, हम लोग जो गुड्स फुल्ली फिनिश कर चुके हैं उसमें लेबर का खर्चा कितना लगा है एक यूनिट पे? 80 पैसा। और जो आधा अधूरा है उस पे अभी तक लेबर का खर्चा कितना लगा है? 0.40। ऐसा क्यों? इसमें कम क्यों? कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें वर्कर आके फिर से काम करेंगे तब ना जाके वो कंप्लीट होगा, तो बाकी फिर इस पे और कितना पैसा लग जाएगा? 0.40, तब जाके वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0.40 इसीलिए दिखाया गया है। रिपेयर्स मेंटेनेंस, ये क्या खर्चा है? इसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यूनिट प्रोड्यूस्ड ये वाला है, मतलब ये क्या हो गया? यूनिट प्रोड्यूस्ड का मतलब बोलो। इतना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसका मतलब देखो ओपनिंग में कितना था? 10,000, क्लोजिंग में 12,000, और इस बार इतना फिनिश्ड मैन्युफैक्चर, गुड्स। हाँ बोलते कर फिनिश गुड्स बोल सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, इतना यूनिट अगर हम लोग का प्रोड्यूस्ड हुआ है, अब फिनिश गुड्स है कि नहीं चलो देख लेंगे एक बार, क्योंकि हो सकता है इसमें हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी है, वो चेक करेंगे, रुको। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतना बोल रहा है, अब ये फिनिश गुड्स है कि इसमें डब्ल्यूआईपी भी है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, सीधा बोल ही दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, चलो बनाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। Question number 2. In the books of Mr. Beeman. In the books of Mr. Beeman. Manufacturing account for the year ended. For the year ended 31st March 2022. बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? बोलो। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखो, टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, अच्छा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना लिखोगे? रुपीस में लिखना है हमें। ठीक है, यूनिट का कॉलम हम नहीं बना रहे, चाहो तो बना भी सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 16,000। इसके बाद क्या लिखोगे? टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो अलग से वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो, या फिर इसके अंदर भी दिखा सकते हो। इसके अंदर कैसे दिखाओगे? इसके नीचे नीचे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। ठीक है, इनर कॉलम यूज करके लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है? 1,70,000 लिखो, 1,70,000। फिर इसमें क्या ऐड करोगे? परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल ये कितना है? 8,20,000 लिखो, 8,20,000। फिर लेस यहाँ पर टोटल कर दो, टोटल करके कितना होगा? 9,90,000। इसको बोलेंगे रॉ मेटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज, यूज करने के लिए हमारे पास इतना मेटेरियल था, इसका मतलब ये हो गया। अब जब हम लोगों ने चेक किया तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिख रहा है हमें? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल दिख रहा है 990 था, लेकिन अभी हमारे पास कितना बचा है? 190। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी बैलेंस कहाँ चला गया? यूज हो गया। तो आंसर कितना हो रहा है यहाँ पर? कंजम्पशन का 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। देखिए, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या आएगा। यहाँ पर हायर चार्जेस ऑफ मशीन, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के ऐसे कोलन लगा के इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हम लोग नीचे नीचे लिख देंगे, जैसे ये वाला फॉर्मेट बना है ना वैसे ही इसके नीचे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके अलावा वर्किंग नोट बना के भी किया जा सकता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या आएगा? हायर चार्जेस ना क्या था? हायर चार्जेस। ठीक है, 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब ये यूनिट हमें समझना पड़ेगा, तो बोलो अगर मैन्युफैक्चर जितना यूनिट हुआ है उस पे 0.60 करके लगेगा, तो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट तो नीचे दिया 5 लाख। इसका यूज यहाँ करना है, मतलब इस बार टोटल कितना यूनिट बना है? 5 लाख। ठीक है, तो लिखो
यहाँ पर ये देखो मेरा यहाँ पर कोलन लग गया है, हम नीचे इसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखो हायर चार्जेस, इनर कॉलम में लिखना है ये मैम वाला, ठीक অ্যাকাউন্টের মধ্যেই লিখবো? है। আমি অ্যাকাউন্টের মধ্যেই লিখো 5 लाख। अगर वैल्यू चाहो तो आउटर में लिख सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा? ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমার তো জায়গা নেই, আমি ওয়ার্কিং নোটে লিখে নিচ্ছি। देखो हम तो बोल रहे हैं जेटा इच्छा करा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हायर चार्जेस हो गया 3 लाख, ठीक है। आउटर में इसीलिए लिख दिया, एक ही आइटम था, अगर दूसरा होता तो फिर इनर में लिखते, ठीक है। हायर चार्जेस हो गया। इसके बाद बोला है हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, जो पर यूनिट बेसिस पे होता है वो डायरेक्ट होता है, जो पर यूनिट पे नहीं है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो तो हम लोग पर यूनिट बेसिस पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसी तरीके से हमें उसे जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नीचे लिख दो हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 220 था, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 220 था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला है। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा डायरेक्ट वेजेस लिखना था, वो तो ऊपर लिखना था डायरेक्ट वेजेस। अच्छा छोड़ो, अब तो हम भूल गए इधर लिखना, मेटेरियल के नीचे लिखते तो बेटर होता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, और क्या करें, जगह तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा यहाँ एक लाइन जगह रखो, ये रिपेयर मेंटेनेंस लिखना पड़ेगा। रिपेयर मेंटेनेंस 1,80,000 लिख ही लो, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है, जगह नहीं बचेगा फिर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000, ठीक है। ये डायरेक्ट वेजेस ना डायरेक्ट मेटेरियल के बाद लिखने से बेटर होता, ठीक है। मतलब वैसे ही लिखना है तुम लोग को, अभी हम भूल गए, नीचे दिया हुआ था, जैसे ही रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आगे चला जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो बाद में उसको लिख लो, ठीक है, स्टार दे दो कि मेरा वहां पर आगे जाना चाहिए। अभी यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, बस आगे लिखना है, लिखो टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड एट द रेट ऑफ 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, मतलब 5 लाख इंटू 0.80 होगा, है ना। ये इतना मैन्युफैक्चर हुआ है, और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उस पे 0.40, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है 12,000, तो 12,000 पे कितना लगेगा 0.40 लिखो यहाँ पे। ये फिनिश गुड्स है, ठीक है, फिनिश गुड्स पे लग रहा है 0.80 करके 5 लाख, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे जो खर्चा हुआ है वो 0.40 इंटू 12,000। इसको चाहो तो इनर कॉलम में लिख के आउटर में ऐड कर सकते हो। ये हो गया 4 लाख, है ना। और ये कितना होगा 12,000, 48 होगा टोटल 404800 शायद, एक बार देखो ये वाला हो रहा है ना। बस इस पे एक स्टार लगा दो, ये मेटेरियल के बाद जाना चाहिए, ये होगा आफ्टर मेटेरियल, यहाँ पर लिख लो, ठीक है, तो फॉर्मेट सही होगा। अच्छा और इधर क्या लिखना पड़ेगा, और एक चीज लिखना बाकी, क्लोजिंग बाई साइड में क्या लिखोगे, डब्ल्यूआईपी लिखो 20,000। अच्छा आप टोटल करके बताओ कि कितना बैलेंस आ रहा है। बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि बेचने के लिए रेडी है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोल के। देखो टोटल करके सिर्फ 20,000 लेस करना है तुम लोग को, टोटल बताओ कितना हो रहा है 20,000 लेस। ম্যাম একবার ডিরেক্ট ওয়েজেসটা দেখাবেন? এই যে এখানে আছে। कितना आ रहा है 20,800, ठीक है, 19,20,800, और उससे वो माइनस कर दो 20,000
19,08,000 आएगा, लिख लो 19,08,000 19,00,000 Yes, ma'am. 19 lakh 800. 19,08,000 19,08,000 बैलेंस करके आ रहा है और जो टोटल आया है वो हो रहा है 19,20,800। ठीक है, ठीक है, लिख लो जिसका जो नहीं लिखना हुआ है। अगर हो गया है तो ठीक है, क्लास खत्म, आज इतना ही। ठीक है, फिर Bye, ma'am. हाँ, Bye, बाय। ma'am. Bye, ma'am.